हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जी के क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जो लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, विदेह के राजा जनक के दरबार में प्रसिद्ध दार्शनिक गागरी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? याद रखना है, बृहदनारायक उपनिषद में मिलता है। विदेह का राजा के जनक के दरबार में प्रसिद्ध दार्शनिक गागरी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदनारायक उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवकों और क्रांतिकारियों ने बिहार के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवकों और क्रांतिकारियों ने बिहार के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो याद रखना है, समानांतर सरकार की स्थापना की थी सुल्तानपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुल्तानपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं, याद रखना है, अनुच्छेद 263 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कौन सा विशिष्ट लवक टमाटर को उसका लाल रंग प्रदान करता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कौन सा विशिष्ट लवक टमाटर को उसका लाल रंग प्रदान करता है? तो उसका लाल रंग प्रदान करता है, याद रखना है, वर्ण लवक। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ण लवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार में वर्ष 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में वर्ष 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च स्तर पर बनी रहती है? अर्थशास्त्र में वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च स्तर पर बनी रहती है? तो याद रखना है, उच्च स्तर पर बनी रहती है निष्पन्न स्फीति। अर्थशास्त्र में वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही उच्च स्तर पर बनी होती है? निष्पन्न स्फीति। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निष्पन्न स्फीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? तो याद रखना है, किस काल में हुआ था? अत्यंत नूतन काल में हुआ था, अत्यंत नूतन काल में हुआ था, याद रखना है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? अत्यंत नूतन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अत्यंत नूतन काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, तत्वों के वर्गीकरण में तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री ने किया था? तत्वों के वर्गीकरण में तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री ने किया था? तो याद रखना है, किस प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री ने किया था? जोहान वोल्फ्गांग डोब्राइनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण में तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री ने किया था? जोहान वोल्फ्गांग डोबेराइनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा, शुंग काल के दौरान किस महान व्याकरणविद ने महाभाष्य की रचना की थी जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग काल के दौरान किस महान व्याकरणविद ने महाभाष्य की रचना की थी जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, याद रखना है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। तो आपको याद रखना है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था जिसे एक शेर मारने के कारण शेर खान की उपाधि मिली थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था जिसे एक शेर मारने के कारण शेर खान की उपाधि मिली थी। तो याद रखना है शेर खान की उपाधि मिली थी फरीद खान को। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था जिसे एक शेर मारने के कारण शेर खान की उपाधि मिली थी फरीद खान को। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फरीद खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो याद रखना है 61वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया था। तो याद रखना है किसने किया था, दौलताबाद को बदलकर देवगिरी स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, समुद्र का जल नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है। समुद्र का जल नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो याद रखना है प्रकाश की कौन सी परिघटना है, प्रकाश का परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा, बिहार में असहयोग आंदोलन के समय मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के समय मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था। समाजवादी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था, मजहरुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, किस मुगल सुल्तान के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ताजमहल और लाल किला के निर्माण हुआ। किस मुगल सुल्तान के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ताजमहल और लाल किले का निर्माण हुआ। तो याद रखना है ताजमहल और लाल किले का निर्माण हुआ शाहजहां के समय। किस मुगल सुल्तान के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ताजमहल और लाल किले का निर्माण हुआ शाहजहां के समय। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देता है। तो याद रखना है निर्देश देता है अनुच्छेद 51 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था जिसे बाद में डार्विन ने चुनौती दी थी।
उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था जिसे बाद में डार्विन ने चुनौती दी थी? तो याद रखना है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा ब्रिटिश सरकार के किस भारत सचिव ने की थी? वर्ष 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा ब्रिटिश सरकार के किस भारत सचिव ने की थी? किस भारत सचिव ने की थी? तो याद रखना है लॉर्ड बर्कनहेड ने की थी, लॉर्ड बर्कनहेड ने। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड बर्कनहेड ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है, नील की खेती के विरोध में हुए चंपारण सत्याग्रह की जांच के लिए गठित चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नील की खेती के विरोध में हुए चंपारण सत्याग्रह की जांच के लिए गठित चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आप सभी को FG असलाई। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, FG असलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसकी इस गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसकी इस गति को क्या कहा जाता है? तो इसकी इस गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घूर्णन गति कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? तो याद रखना है सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? तो याद रखना है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा रहा है, वनस्पति विज्ञान में वे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं बनते उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? वनस्पति विज्ञान में वे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं बनते उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तो याद रखना उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? याद रखना है अपुष्पोभिद में रखा गया है। वनस्पति विज्ञान में वे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं बनते उन्हें किस वर्ग में रखा गया है? तो याद रखना है अपुष्पोभिद में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपुष्पोभिद में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है, बिहार छात्र परिषद का गठन किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से किया गया था जिसने युवाओं में चेतना जगाई? बिहार छात्र परिषद का गठन किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से किया गया था जिसने युवाओं में चेतना जगाई? तो याद रखना है किस वर्ष किया गया था? याद रखना आप सभी को 1906 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1906। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है, किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है जिन्हें मखदूम ए जहां भी कहा जाता है? किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है जिन्हें मखदूम ए जहां भी कहा जाता है? याद रखना है मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहाँ मनेरी। किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है जिन्हें मखदूम ए जहां भी कहा जाता है? तो मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहाँ मनेरी। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना है आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है, भोपाल गैस त्रासदी में जहरीली गैस
के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उस गैस का नाम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी में जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उस गैस का नाम क्या था? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछे जा रहा है, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड किस प्रकार के जल के प्रमुख स्रोत हैं? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड किस प्रकार के जल के प्रमुख स्रोत है? तो याद रखना है किस प्रकार के जल के प्रमुख स्रोत है, गर्म जल के प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गर्म जल के प्रमुख स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल का पहला सत्याग्रह वर्ष 1906 में किस देश में रंग भेद नीति के खिलाफ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल का पहला सत्याग्रह वर्ष 1906 में किस देश में रंग भेद के नीति के खिलाफ शुरू किया था? तो याद रखना 1906 में किस देश के रंग भेद नीति के खिलाफ किया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। क्वेश्चन 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, किस देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को क्या कहते हैं? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को क्या कहते हैं? तो मौद्रिक मूल्यों को क्या कहते हैं याद रखना है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मानव नेत्र के किस भाग के सिकुड़ने या फैलने से आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? मानव नेत्र के किस भाग के सिकुड़ने या फैलने से आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, याद रखना परितालिका, परिताड़िका। मानव नेत्र के किस भाग के सिकुड़ने या फैलने से आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहती है? परिताड़िका के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1761 में लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और किसके बीच संपन्न हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी? वर्ष 1761 में लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और किसके बीच संपन्न हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी? याद रखना मराठों की हार हुई थी अहमद शाह अब्दाली के समय। वर्ष 1761 में लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और किसके बीच संपन्न हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के समय। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत के किस राजवंश के शासकों ने अपनी नौसैनिक शक्ति नौसेना के बल पर श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया पर विजय प्राप्त की थी? दक्षिण भारत के किस राजवंश के शासकों ने अपनी नौसैनिक शक्ति नौसेना के बल पर श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्षिण पूर्वी एशिया पर विजय प्राप्त की थी, तो याद रखना है चोल वंश ने। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चोल वंश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 256 के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? हमेशा कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है हमेशा कितना होता है? तो याद रखना 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मंदार पर्वत स्थित है जहाँ जैन और हिंदू दोनों धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मंदार पर्वत स्थित है जहाँ जैन और हिंदू दोनों धर्मों के पवित्र धार्मिक स्थल स्थित है? तो याद रखना है हिंदू दोनों धर्मों के
पवित्र धार्मिक स्थल स्थित है? तो कहाँ याद रखना है? बंका में। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, याद रखना, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में घग्गर नदी के पास घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित व न्यूनतम दर जिससे कम पर वाणिज्यिक बैंक पर अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते क्या कहलाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित व न्यूनतम दर जिससे कम पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते क्या कहलाती है? ऋण नहीं दे सकते तो क्या कहलाती है? आधार दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आधार दर। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछे आ रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे आ रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया जो कटिहार जिले में स्थित है? बिहार के किस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है जो कटिहार जिले में स्थित है? याद रखना है, जो कटिहार जिले में स्थित है, गोगा बीच पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोगा बिल पक्षी अभयारण्य।